प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के हिंदी विषय की पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ खुशबू रचते हैं हाथ कविता के बारे में जानेंगे। नमस्कार छात्रों, DG7 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, भाषा शिक्षक, आज आपके पास हिंदी विषय के साथ आया हूँ। आपका हिंदी पुस्तक जो है वह भाषा मंजरी, इसका आज हम लोग पाठ 4 जिसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ, जिसके कवि हैं अरुण कमल। इस कविता के बारे में आज हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो छात्रों, अभी आपने कविता का पाठ सुना। अब आइए कविता का अर्थ समझते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, ये खुशबू शब्द है जिसका अर्थ होता है सुगंधित। छात्रों, आपने इसे अवश्य देखा होगा, इससे आप परिचित होंगे। ये क्या हैं? ये हैं अगरबत्तियाँ। ये कई प्रकार की खुशबुओं के साथ होती है। अलग अलग अगरबत्तियों में अलग अलग प्रकार की खुशबू भरी जाती हैं। केवड़ा, गुलाब, खस, केसर आदि अनेक प्रकार की सुगंधी वाली, खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनती हैं। इन अगरबत्तियों के बनाने से संबंधित बहुत सारी बातें इस कविता में की गई हैं। ये सुगंधी रचते हैं हाथ। ये हाथ काम करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, कामगार हैं। उन कामगारों के द्वारा खुशबू की रचना की जाती है। यहाँ खुशबू का अर्थ यह है कि आपके लिए अच्छे वातावरण का निर्माण, आपके विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयत्न, तब जाकर के ये अगरबत्तियाँ तैयार होती हैं। और उससे संबंधित बातें जो कि इस पैराग्राफ में आप देखेंगे तो कई बातें पता चलेंगी। आइए पंक्तियों को देखते हैं। कई गलियों के बीच, गलियाँ
सड़क के साथ साथ चलती हैं, कई गलियां होती हैं। गलियां कहने से ही यह अर्थ आता है कि जैसे बड़े चौड़े सड़क और उसके बाद पतली गलियां, तंग गलियां, इन गलियों की बात कवि कह रहा है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार। नदियां आप जानते होंगे, जहाँ जल का प्रवाह अधिक होता है वे नदियां कहलाती हैं। लेकिन घर से निकले हुए जो गंदे जल होते हैं वे पानी नालों के रूप में बहकर आगे जाते हैं और नदियों तक मिलते हैं। ये हैं ये नाले। तो कई गलियों के बीच, कई नालों के पार कूड़े करकट। यहाँ भी पता चल रहा है कि कूड़े करकट अर्थात वे गंदे पदार्थ जो कि घरों से निकलते हैं, वे गंदे पदार्थों को जहाँ पर फेंक दिया जाता है वे जमा हो जाते हैं कि ढेरों, ढेर मतलब जमा, कूड़े करकट जहाँ पर जमा किए जाते हैं वे। तो कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते, बदबू देखिए यहाँ पर ये खुशबू शब्द है और ये बदबू शब्द है। विपरीतार्थक शब्द अवश्य ही आप जानते होंगे, ठीक उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो खुशबू का विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है यह बदबू। जो अगरबत्तियाँ बनती हैं वे तो खुशबू से युक्त होती हैं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए जिन परिस्थितियों से कामगार गुजरता है, मजदूर गुजरते हैं, वे स्थितियों में यह बदबू शब्द आता है। अर्थात कठिन परिस्थितियाँ, मुश्किल वातावरण, ऐसे मुश्किल वातावरण से फटते जाते इस टोले के अंदर। टोला होता है छोटे छोटे जगह पर जहाँ पर बस्तियाँ होती हैं, छोटे छोटे घर होते हैं और मजदूर, श्रमिक, कामगार आदि निवास करते हैं। तो उन टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पूरे पैराग्राफ के अनुसार आप देखेंगे तो एक श्रमिक को कई मुश्किलों को पार करके तब खुशबू रचने का काम करना पड़ता है। यह खुशबू लोगों का विकास है, लोगों के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। उभरे नसों वाले हाथ। अब यहाँ पर कवि ने उन मजदूरों के हाथ किस किस प्रकार के होते हैं ये बतलाने का प्रयास किया है। उभरी नसों वाले हाथ। उभरी नसें किनकी हो सकती हैं? जो बहुत अधिक कार्य करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनके हाथ बलिष्ठ हो जाते हैं, तब उनकी नसें जो हैं हाथ पे उभर आती हैं। तो उभरी नसों वाली हाथ कहने का अर्थ यह है कि कठिन परिश्रम करने वाले श्रमिक के हाथ। घिसे नाखूनों वाले हाथ। नाखून भी उन्हीं के घिस सकते हैं जिन्होंने खूब मेहनत किया हो, जो खूब प्रयत्न करते हैं, हाथ से काम करते हैं, तो उनकी जो उनके नाखून होते हैं वे घिस जाते हैं। ऐसे घिसे नाखूनों वाले हाथ उन मजदूरों के होते हैं। और देखिए कैसे हाथ होते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। पीपल के पत्ते जब कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं तो बहुत मुलायम होते हैं, एकदम नए से पत्ते होते हैं। तो पीपल के पत्ते से, इस से का अर्थ है की तरह। पीपल के पत्ते की तरह नए नए हाथ कहने का अर्थ है कि वे मजदूर जो कि कारखाने में या उस उद्योग में नया नया आया हो, वह तुरंत आया हो, उस समय उसके हाथ कोमल होते हैं। एक अर्थ यह भी हो सकता है इसका कि जो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर काम करने लगते हैं, आजकल तो वह मना हो चुका है बाल श्रम, किंतु
ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि परिवार ही काम करता है, वहाँ छोटे बच्चे भी अवश्य ही साथ देते हैं। तो वे नए नए हाथ, कोमल हाथ हैं जो कि पीपल के पत्ते के समान मुलायम और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और देखिए आगे, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ। जूही एक प्रकार का पुष्प, एक प्रकार का फूल होता है। यह फूल बहुत ही सुगंधित होता है। उस सुगंधित फूल जो टहनी से लगा हुआ होता है, तब ऐसा महसूस होता है कि वह डाल, वह टहनी खुशबूदार हो गया हो। ऐसे खुशबूदार हाथ उन मजदूरों के हो जाते हैं, क्योंकि आपने अभी कविता पाठ में सुना कि वे अगरबत्तियां बनाते हैं। तो अगरबत्तियों में जो खुशबू होती है, वे खुशबू उन लोगों के, उन श्रमिकों के हाथ तक पहुंच जाती है, उनके हाथ खुशबूदार हो जाते हैं। और यहाँ पर जूही के डाल से, अर्थात जूही के डाल की तरह के समान उनके हाथ होते हैं। और देखिए कैसे हाथ होते हैं, गंदे कटे पिटे हाथ। जो मजदूर श्रमिक खूब काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके हाथ गंदे हो सकते हैं, धूल से मिले हुए, सने हुए हो सकते हैं, और काम करते करते उनमें काट छट भी हो सकता है। इसलिए उनके हाथ गंदे, कटे और पीटे हो सकते हैं। तो ऐसे हाथों वाले श्रमिक भी वे अगरबत्तियां बनाते हैं। और देखें, जख्म, घाव। जख्म का अर्थ होता है घाव। घाव से फटे हुए हाथ, जब घाव होता है फिर भी उस मजदूर को काम करना पड़ता है, तो उसके हाथों से उस जख्म के चलते खून भी निकल जाता है कभी कभी। ऐसे फटे हुए हाथ के साथ वह मजदूर अगरबत्तियां बनाता है, खुशबू रचता है, सुगंधी इस समाज के लिए, इस संसार के लिए वह रचता है। ऐसे मजदूर जब काम करते हैं, जब इतना मेहनत करेंगे, तो निश्चय ही उसका फल अच्छा होगा। और अच्छा फल होने पर समाज को, हमारे इस संसार को खुशबू सुगंध मिलते हैं। आइए कविता की अंतिम पंक्तियां देखते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। कवि ने कहा है कि यहीं जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वे मजदूर, उस गली में बनती हैं मुल्क कहते हैं देश को, हमारे पूरे देश भर की मशहूर प्रसिद्ध, मशहूर का अर्थ होगा प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, इन मोहल्लों के गंदे लोग, गंदे कहने का अर्थ वे श्रमिक, वे मजदूर हैं जो कि अगरबत्तियाँ बनाते हैं। ऐसे मोहल्ले, आपने शुरू में ही पढ़ा है कि वे मोहल्ले जो थे, वे गलियों के पार होकर, कूड़े कचरों के ढेर के पार जा कर के तब काम करते थे। तो ऐसे गंदे मोहल्लों के वे गंदे लोग, यहाँ गंदे लोग का अर्थ सिर्फ श्रमिक रखते हैं तो उचित होगा। ऐसे श्रमिक गंदे मोहल्लों में मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं। वे कौन कौन सी अगरबत्तियाँ बनाते हैं? वे बनाते हैं, देखिए आप, केवड़ा। केवड़ा बहुत ही सुगंधित फूल होता है। गुलाब, सभी लोग परिचित होंगे आप लोग गुलाब से, अपने शिक्षक को अवश्य ही शिक्षक दिवस पर देते होंगे गुलाब का फूल। खस, गर्मी के दिनों में खस का सुगंध अत्यंत ठंडा लिए हुए होता है। और रात रानी, रात रानी भी एक विशेष प्रकार की सुगंधित फूल है। यह सुगंधित फूल रात को खिलता है। अगर आप उसके आसपास से गुजरेंगे तो सुगंध ही सुगंध आपको मिलेंगे। तो ऐसे सुगंधित केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, इन सुगंधों से युक्त अगरबत्तियाँ बनाते हैं ये श्रमिक, ये गंदे मोहल्लों के गंदे लोग।
आगे की पंक्तियाँ, दुनिया की सारी गंदगी के बीच उनके काम करने के अवसर बहुत ही कठिन वाले होते हैं, कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, उनके काम करने की दशाएं अत्यंत कठिन होती हैं। ऐसे कठिन दशाओं के बीच, सारी गंदगी के बीच का अर्थ यहाँ दशाएं परिस्थितियों से है। दुनिया की वे सारी कठिन परिस्थितियों के बीच दुनिया की सारी खुशबू, सारी अच्छाई, सारे विकास, हरेक वह अच्छे अवसर, उन अच्छे अवसरों को रचते रहते हैं हाथ। किनके हाथ? तो वे सारे हाथ जो कि कटे पिटे थे, घिसे नाखूनों वाले थे, ऐसे हाथ रचते हैं ये खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो छात्रों, हमने इस कविता में जाना श्रमिकों के कार्य करने की दशाएं, उनके कार्यस्थल की विपरीत परिस्थितियां, किन मुश्किलों से आगे बढ़कर वे कार्य करते हैं, कार्य करने के कारण उनके हाथों की दशाएं क्या होती हैं, उनका जीवन कितनी कठिनाई में गुजरता है। और साथ में हमने यह भी जाना कि संसार में बहुत सारी खुशबू जो फूलों की होती हैं, उन खुशबू को वे अगरबत्तियों के द्वारा हमारे सामने पेश करते हैं ताकि हम अपनी अच्छाई, अपने विकास को सामने रख सकें। हम लोग अगरबत्तियों को कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं? हम लोग उपयोग में लाते हैं मंदिरों में, मज़ारों में, किसी महापुरुष की जीवनी के दिन में, अथवा हम लोग अपने वार्षिकोत्सव, विद्यालय के खेलकूद के समय, उद्घाटन के समय में, इन सभी समय में जो हमारे अच्छे कार्य होते हैं, उन सभी जगह पर अगरबत्तियों का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं पाठ का एक निष्कर्ष। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में कवि अरुण कमल ने अगरबत्तियां बनाने वाले श्रमिकों के जीवन एवं उनके कार्यस्थल की दुर्दशा का चित्रण करते हुए मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। यह कविता एक ओर वंचित लोगों के द्वारा समाज में समृद्ध अवदान को रेखांकित करती है, दूसरी ओर महज समृद्धि के सौंदर्य को देखने की अभ्यस्त दृष्टि से अलग उस सौंदर्य के पीछे लगने वाले श्रम की गरिमा का उद्घाटन भी करती है। आइए जानते हैं कवि के बारे में। कवि अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को बिहार के नासिरगंज, जो कि रोहतास जिले में है, हुआ था। इनकी कई सारी रचनाएं हैं। कविता संग्रह अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, यह हिंदी में इन्होंने रचा था। आलोचना कवि और समय नाम से और गोलमोज के नाम से इन्होंने लिखा था। इन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, शमशेर सम्मान जो कि 1997 ईस्वी में मिला था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें नए इलाके में के लिए 1998 ईस्वी में मिला था। तो छात्रों, आपने कवि के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न और उत्तर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। आपको कविता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे दो प्रकार के होंगे। पहला प्रश्न जो होगा सो
वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से कोई एक सही होता है। इन चारों में से एक को आपको चुनकर लिखना होता है। अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित जो आपको उत्तर देना है, उसके लिए सबसे पहले देखिए, ये पंक्तियाँ आपको दी गई हैं आपकी कविता से। खुशबू रचते हैं हाथ कविता से ये पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो यहाँ दिया हुआ है उसे आपको हल करना है। तो सबसे पहले छात्रों, आप इन पंक्तियों को कम से कम 2 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब 2 बार आपने पढ़ लिया तब आप प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। पंक्ति में, ये पंक्ति है, देखिए कहाँ है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। इस पंक्ति में पत्ते से का अर्थ क्या है? प्रश्नकर्ता ने आपसे पूछा पत्ते से का अर्थ। इन वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शन है इसमें देखते हैं। ए, पत्ते के द्वारा। क्या पत्ते से का अर्थ पत्ते के द्वारा है? आप जब इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो पत्ते से का अर्थ पीपल के पत्ते द्वारा नए नए हाथ, ये बिल्कुल नहीं होगा, यह आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा जो ऑप्शन है आपका, पत्ते से अलग होकर, इसका भी अर्थ यहाँ पर नहीं हो रहा है। पत्ते के या पत्ते से अलग होकर नए नए हाथ नहीं हो सकते, इसलिए यह भी नहीं। तीसरा ऑप्शन जो आपका है वह देखिए, पत्ते के रंग का। पत्ते के रंग का नए नए हाथ, नहीं, यह भी संभव नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर। अब देखिए चौथा ऑप्शन, पत्ते की तरह। तो इस पत्ते की तरह को जब आप पत्ते से के अर्थ में लेंगे, पीपल के पत्ते की तरह नए नए कोमल हाथ, तो यहाँ पर कोमल हाथ सही अर्थ देता है। इस स्थिति में आपका जो उत्तर होगा यह डी सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर करना है ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। दिए गए अंश में, दिए गए अंश मतलब इन पंक्तियों में किस प्रकार के हाथ का उल्लेख नहीं है? आपको इन्हीं पंक्तियों के आधार पर चूँकि उत्तर देना है, इसलिए आप इन पंक्तियों का ध्यान लगातार रखेंगे। दिए गए अंश में किस प्रकार के हाथ का उल्लेख नहीं है? तो पहला ऑप्शन है घिसे नाखूनों वाले। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ है या नहीं। घिसे नाखूनों वाले, देखिए घिसे नाखूनों वाले हाथ, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि उल्लेख नहीं है में आपका उत्तर है। दूसरा ऑप्शन, गंदे कटे पिटे हाथ। देखते हैं, गंदे कटे पिटे हाथ, देखिए गंदे कटे पिटे हाथ, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, उभरी नसों वाले। देखिए सबसे पहली पंक्ति, उभरी नसों वाले हाथ, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन, बांस की तरह लंबे। इस पूरे पैराग्राफ में बांस की तरह लंबे हाथों का उल्लेख नहीं है, इसलिए आपका उत्तर होगा यह डी, बांस की तरह लंबे हाथ। आपसे एक प्रकार के और प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपने वस्तुनिष्ठ को जाना था, विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ, इसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपको छोटे छोटे उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न जैसा पूछा जाता है
उस प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर लिखना होता है। यह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर विषय निष्ठ प्रश्न जो CCE में आपके लिए पूछा जाता है, उस प्रकार के प्रश्न भी इन्हीं पद्यांशों के अनुसार लिखना है। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, इसे आपने पढ़ा और इसके आधार पर, सिर्फ इसी के आधार पर, यहाँ पर पूरी कविता का ध्यान आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ इन पंक्तियों का ध्यान रखना है और इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न क्या है। पद्यांश के अनुसार कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस किस प्रकार के हाथ खुशबू रचते हैं। तो देखिए, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, ये सारे प्रकार के हाथ खुशबू रचते हैं। इन सभी हाथों के बारे में यहाँ पर आपको उत्तर देना होगा और अंत में लिखना होगा कि इस प्रकार के हाथ खुशबू रचते हैं। और एक प्रश्न देखिए, उभरी नसों वाले हाथ का तात्पर्य क्या है। यहाँ सबसे पहले उभरी नसों वाले हाथ का तात्पर्य अर्थात अर्थ पूछा जा रहा है इस प्रश्न के उत्तर में। आप इसका उत्तर देंगे कि कठिन मेहनत करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले हाथ से तात्पर्य। उभरी नसों वाले हाथ का तात्पर्य कठिन परिश्रम करने वाले हाथ से है। तो अगर आप इतना छोटा सा ही उत्तर देंगे तो यह आपके लिए काफ़ी होगा। आप इतना ही लिख करके इसका अंत कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम शब्दों में दे सकते हैं। और अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको अपनी ओर से भी कुछ बातें जोड़ते हुए, उदाहरण देते हुए इसे समझाना पड़ता है। आइए अब एक और विशेष प्रकार के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न को पहले हम लोग पढ़ते हैं। आप अपने आसपास किसी टोले मोहल्लों में जाइए जहां लोग गंदगी के बीच काम करते हैं। उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं समस्याओं के समाधान हेतु मुखिया को एक चिट्ठी लिखिए। यहाँ एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें यह होगा कि उस टोले या मोहल्ले में जहाँ आप गए वहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, वहाँ गंदगी कितनी है, उस गंदगी को हटाने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र मुखिया के नाम से लिखना है। जो प्रार्थना पत्र आपको लिखना था उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोग सेवा में लिखते हैं, उसके बाद मुखिया, चूँकि मुखिया को प्रार्थना पत्र लिखना है इसलिए मुखिया लिखेंगे। यहाँ पर तेतला पंचायत सालसुद, तिथि जिस तारीख को आप प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो तारीख दे देंगे, तिथि दे देंगे, दिनांक। उसके बाद जो विषय होता है उस विषय को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो विषय था वह था टोले में फैले गंदगी के संबंध में। क्योंकि आपने टोले का दौरा किया, वहाँ आपको गंदगी फैली हुई मिली, उस गंदगी को देखकर आप उस पंचायत के मुखिया को एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं जिसमें यह आपने कहा है कि वे गंदगी को दूर करने का प्रयास करें, हटाने का प्रयास करें। तो आप लिखते हैं, एक संबोधन देंगे उन्हें, मान्यवर या महाशय। उसके बाद आप लिखेंगे, सादर कथन है कि हमारा टोला सघन जनसंख्या वाला टोला है। इन दिनों हमारे टोले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मजदूरों को ऐसी ही स्थिति में कार्य करना पड़ता है जिससे
आए दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यह मुख्य आवेदन हुआ आपका, जिसमें आपने स्थिति की चर्चा की। और इसके बाद आप निवेदन क्या करेंगे? अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे टोले में नियमित रूप से सफाई करवाने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को अस्वास्थ्यकर परिस्थिति से छुटकारा मिल सके। उसके बाद आप धन्यवाद उन्हें देंगे और जो अंत होगा अभिनिवेदन विश्वासभाजन लिखकर अपना नाम लिख देंगे। इस आवेदन पत्र के अंत में आपको जहाँ से आप लिख रहे हैं स्थान लिखना पड़ेगा और उसके बाद तिथि, जिस तारीख को आप ये लिख रहे हैं वह। तो ये लिखने के बाद आप अपना आवेदन पत्र मुखिया को प्रेषित कर सकते हैं। तो छात्रों, आज का पाठ इतना ही। किसी पाठ के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।